और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और बी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों क्रिएट करेगा और ये प्रोपोगेट करेगा एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा। और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह जाएगा। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ठीक है। तो हम लोग, हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो अभी मात्र सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस रेस्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। बाकी सारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जब मैग्नेटिज्म आएगा तब हम लोग उस पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज हो जाता है डिफरेंट चार्जिंग मैकेनिज्म्स के बारे में भी पढ़ाया गया होगा, है ना। क्या क्या है चार्जिंग मैकेनिज्म, जल्दी जल्दी बता दो। 3 तरीके के चार्जिंग मैकेनिज्म्स हैं। पहला क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंडक्शन। अरे इंडक्शन पहले तो रगड़ के आप चार्ज करोगे ना, पहले आप रगड़ के चार्ज करोगे। जैसे कि अगर एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है और इसको हमने सिल्क के साथ रब करा, तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे पास इबोनाइट है, इबोनाइट एक प्रकार का मटेरियल है, उसको हम लोग वुल से रब करते हैं, तो इबोनाइट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वुल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो फ्रिक्शन से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? इस केस में कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? ग्लास से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सिमिलरली इस पे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स? वुल से इबोनाइट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके लिए ग्लास से सिल्क पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए ग्लास पॉजिटिव हो गया और सिल्क नेगेटिव हो गया। और वुल से इबोनाइट में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए वुल पॉजिटिव हो गया और इबोनाइट नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एंड ये भी याद रखो, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना चार्ज के बारे में, कि बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज जो चार्जेस के, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बता दो मेरे को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या थे? कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, मतलब अगर आप कहीं पे चार्ज देखते हो, इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। ई की वैल्यू हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, और एन क्या है? एन एक इंटीजर है। फिर दूसरा आप कहते हो कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब चार्ज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नीदर क्रिएटेड नॉर destroyed. In an isolated system. In an isolated system. और क्या कहते हो? चार्ज क्या है? एडिटिव नेचर। हाँ, एडिटिव नेचर है, मतलब स्केलर है चार्ज, स्केलर है चार्ज, ठीक है। मतलब क्या है? स्केलर है चार्ज। और क्या कहते हो? और कहते हो कि चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट क्या कहते हो? कि जैसे कि अगर एक मूविंग फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम में अगर एक पार्टिकल है जिसके पास मास m है और चार्ज q है, तो m नॉट इज द मास इन एस डैश फ्रेम, जो कि आप कहते हो रेस्ट मास है, क्योंकि बॉडी के खुद के फ्रेम में ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे होता है, तो इसीलिए रेस्ट मास कहते हैं। और m
is the mass in s frame, और आप ये कहते हो कि s dash is moving with v velocity, with respect to s frame। ठीक है, तब ये नोटिस किया गया कि क्या नोटिस किया गया, तब m जो कि s फ्रेम में मास है वो चेंज होता है ऐसे, जो कि s डैश फ्रेम में मास है, बॉडी के रेस्ट मास है, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर से अंडर रूट को डिवाइड करते हैं तो ऐसा होता है। तो जो s फ्रेम में आप मास देख रहे होते हो, वो s डैश फ्रेम से ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो v स्क्वायर बाई c स्क्वायर वुड बी लेस देन 1 माइनस v स्क्वायर, ये बहुत छोटा क्वांटिटी होगा, और एक फ्रैक्शन को m नॉट से डिवाइड करोगे तो ऑफ कोर्स m इज ग्रेटर देन m नॉट आएगा। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी में एक मतलब v वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी के एक बॉडी को मूव करवाते हो, तो ऑब्जर्वर उस बॉडी का मास जो है वो उसके एक्चुअल रेस्ट मास से ज्यादा मेजर करता है। तो उसी तरीके से जब हम चार्ज को देखते हैं एस फ्रेम में, तो ये कहा गया चार्ज इन एस फ्रेम इज इक्वल्स टू चार्ज इन एस डैश फ्रेम। तो चार्ज मास यहाँ पे रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, मास इज अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी, बट चार्ज इज नॉट अ रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी। चार्ज जितना वो मूविंग फ्रेम में होगा उतना ही उसके रेस्ट फ्रेम पे होगा, इसीलिए चार्ज को इनवेरिएंट कहा जाता है। तो ये सभी चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई ना, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है नेचर में, तो इसीलिए जितना जितना ये चार्ज लॉस्ट है, कौन लॉस कर रहा है, चार्ज लॉस्ट कौन लॉस कर रहा है, यहाँ पे इस केस में ग्लास लूज कर रहा है, विल बी इक्वल टू चार्ज गेन। कौन गेन कर रहा है, यहाँ पे सिल्क गेन कर रहा है, तो हमेशा ये ट्रू रहेगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन में क्या होता है, अगर मान लो जैसे कि ग्लास रॉड लेकर आ गए पॉजिटिव वाला, और आपने एक कंडक्टर के पास लाके रख दिए, तो नियर बाई सरफेस में आपको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा और फार सरफेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने देखा था, और ये भी देखा होगा कि इनको क्या कहते हैं, इन चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, इन चार्जेस को हम लोग इंड्यूस्ड चार्जेस कहते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये टोटल बॉडी न्यूट्रल रहेगा, दिस बॉडी इज न्यूट्रल, तो जितना यहाँ पे चार्ज है उतना यहाँ पे चार्ज रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इस केस में नो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, यहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि रबिंग में हो रहा था, यहाँ पे कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पहले ग्लास रॉड को आप लेकर आ जाओ, और यहाँ पे इसको अर्थ के साथ ओपन रखो, फिर तो यहाँ पे चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर क्या करो, आप इसको क्लोज कर दो, इस रॉड को यहाँ पे रख के आप इसका जो सर्किट था इसको आप क्लोज कर दो, मतलब अर्थिंग कर दो। अर्थिंग कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इस पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे तो ये सिचुएशन किस में बदल जाएगा, अभी भी ये पॉजिटिव रखो, ये पूरा का पूरा नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करो, अर्थिंग को भी हटाओ और फिर ग्लास रॉड को भी हटाओ, तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा जो कि कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव
चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, आपने एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया है इस केस में। फिर क्या आपने देखा था, कंडक्शन भी देखा होगा भाई, कंडक्शन भी आपने देखा था भाई। कंडक्शन में क्या हो जाता था कि अब ये रॉड को आप क्या करोगे, आप टच करवाओगे, तो क्या होगा, यहाँ से चार्जेस फ्लो कर जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से फ्लो करेंगे। और यहाँ से यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक एटम में पॉजिटिव जो चार्जेस है जो कि प्रोटॉन के पास होता है, वो उसके एटम के अंदर न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्जेस नहीं फ्लो करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स जो उस एटम के आजू बाजू होते हैं वो फ्री होते हैं, वो ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं मूव करने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो होगा, इसका मतलब ये है कि इस बॉडी से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, और सिमिलरली ये थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ चार्जेस आप देखते हो। तो इस तरीके से भी आप कंडक्शन से भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कूलम्ब लॉ पे आते हैं। कूलम्ब लॉ क्या कहता है, ये लॉ है। लॉ का मतलब ये है कि इसका कोई मतलब थियोरेटिकल एविडेंस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव करा गया है। एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव करा गया है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एंड इन दोनों को हमने r डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी, वो ये नोटिस किया गया कि इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो साइंटिस्ट ने ये कह दिया कि फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और फिर साइंटिस्ट ने ये डिटरमाइन करा कि ये कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0 है Q1 Q2 by r square, एंड 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, यहाँ पे न्यूटन है। एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ क्या है, फ्री स्पेस। और फ्री स्पेस को आप क्या कहते हो, वैक्यूम भी कहते हो। इसका वैल्यू क्या है, 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर मीटर इनवर्स। नाउ ये चीज हो गया। इन वेक्टर नोटेशन क्या है, वेक्टर नोटेशन में भी आप लिख सकते हो उसको, वेक्टर नोटेशन में भी लिख सकते हो। वेक्टर नोटेशन कैसे लिखोगे, लेट्स से ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एट r1 डिस्टेंस अपने q1 चार्ज को रखा हुआ है, एट r2 डिस्टेंस अपने q2 चार्ज को रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में r2 माइनस r1 हो गया, विच इज आप यू कैन से इट इज r21। तो f वेक्टर नोटेशन में विल बी 1/4πε0 q1 q2 by r12 का वेक्टर क्यूब r12 का यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखते हो। एंड ऑफ कोर्स अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है और Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस हैं। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है मतलब Q1 Q2 लाइक चार्जेस है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है तो मतलब अनलाइक चार्जेस है। आपको प्रॉपर्टी में ये चीज मैंने अभी बताया नहीं, भूल गया था। प्रॉपर्टी में और एक पॉइंट है ना कि चार्जेस के प्रॉपर्टी में और एक पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि लाइक चार्जेस attract each other, oh sorry, repel each other, and unlike charges attract each other। ये था इसका प्रॉपर्टी।
सो अब यहाँ पे आते हैं, तो जब लाइक चार्जेस हैं तो दोनों चार्ज अपने आप को रिपेल करेंगे, एंड ये F on 1 ड्यू टू 2 है, F on 2 ड्यू टू 1 है। सिमिलरली अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये F on 1 ड्यू टू 2 है, ये F on 2 ड्यू टू 1 है। तो ये सिस्टम हो जाता है। और एक क्या पॉइंट इस फोर्स के बारे में कहते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट दिस फोर्स इज ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लार्ज चार्जेस हो गए तो आपको, मान लो अगर यही वाला पॉइंट चार्जेस नहीं हुआ, तो मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो आप कौन से, मतलब इन दोनों के बीच में, यहाँ वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अलग है, यहाँ वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अलग है, यहाँ वाले पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अलग है, तो सब पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो इसीलिए आप कंसिडर करते हो पॉइंट चार्जेस पे। सिमिलरली इसे और क्या कहते हैं कि हम लोग, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों है? सेंट्रल फोर्स इसलिए है क्योंकि दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑल्सो आप ये बोल सकते हो दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय दिस फोर्स, बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स in a closed loop is zero। इसीलिए ये हम देखेंगे जब पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, तो ये वाला आप कहोगे। फिर और क्या कहोगे? कहोगे कि हाँ, इट एग्जिस्ट एज एक्शन रिएक्शन पेयर। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, ये आप कह सकते हो। और क्या कोई पॉइंट बचा है? ठीक है, देखा जाएगा अगर और कोई पॉइंट बचा है तो। हाँ, It's along the line joining हाँ the हाँ two. हाँ हाँ हाँ, वही बता रहा हूँ। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। बस, आई थिंक और कोई पॉइंट होगा तो हम लोग बाद में लिख लेंगे, बट अभी तक इसी पे ही स्टिक करते हैं। हाँ हाँ, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला भी फैक्टर है। हाँ, तो फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी देख लो। फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स इन जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे हम डालते हैं तो क्या होता है, ये देखो। जब मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है मेरा, हमने इसमें चार्ज को इमर्स कर दिया, कंप्लीटली इमर्स कर दिया। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और इसको बीच में डिस्टेंस अभी भी R रखा हुआ है। ये क्या है मेरा? ये मेरा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ तो इसके जब दोनों चार्जेस को सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल देंगे, तो F डैश है इन मीडियम, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एप्सिलॉन है। प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर। तो एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी इन द मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी इन द मीडियम। अब इसको देखो, दिस परमिटिविटी इन द मीडियम कुड बी written as permittivity of the free space multiplied by relative permittivity। IR is relative permittivity। इस चीज को ध्यान से सुन लो, हम लोग कैपेसिटर में इस चीज को वापस से लेकर आएंगे। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ER। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक
constant. This is also called as dielectric constant. Relative permittivity को हम लोग dielectric constant भी बुलाते हैं, right? तो अगर मैं f dash जो कि इन मीडियम है उसको अगर रीराइट करूं कैसे, which is equals to 1/4 pi epsilon product of the charges divided by distance का स्क्वायर, इसको अगर मैं रीराइट करूं कैसे, E को मैं इसमें लिखूंगा, तो 1/4 pi epsilon r प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो इसको हम ये लिखें कि F in vacuum divided by ER और F by K, ठीक है, because F in vacuum is what 1/4 pi epsilon not Q1 Q2 by R square। तो ये सिस्टम हो जाता है, क्या हो जाता है कि F in medium which is F dash is equals to F in vacuum divided by K, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, in medium the force between the charges decreases by a factor K, by a factor K, ठीक है। अब देखो एक्चुअल फिजिक्स क्या हो रही है इसके अंदर, ये भी देख लो। फिजिक्स ये हो रही है कि जब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपने चार्जेस प्लेस कर दिए, दो चार्जेस आपने जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर दिए, तो याद करो बाय मेथड ऑफ इंडक्शन आप अगर एक चार्ज लेकर आते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, आप अगर एक चार्ज लेकर आते हो किसी ऑब्जेक्ट के पास, तो वो ऑब्जेक्ट में इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्योंकि अब इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे, अब यहाँ पे हमने क्या करा, दो चार्जेस लेकर आ गए हैं, तो दो चार्जेस के प्रेजेंस की वजह से इस मीडियम में इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाएंगे। तो क्योंकि इस मीडियम में अब इंड्यूस्ड चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस उन दोनों के फोर्सेस जो एक्ट कर रही होंगी इनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। कैसे अफेक्ट करेगी वो देखो, तो फोर्स between the charges in the medium will be due to the force between the charges in vacuum, जैसा था पहले, इसको तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये इसका क्या मतलब है कि Q1 और Q2 एक दूसरे पे क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा जब हम डाइलेक्ट्रिक में डालेंगे, लेकिन चेंज क्या होगा कि बाकी F ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ये चेंज करवा देगा मैटर, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस डिस्टेंस का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, which is nothing but F by K, which is nothing but F dash, and this value is F। तो ये वैल्यू आपका F dash है, ठीक है। The force between the charges in the medium is your F dash, and force between the charges, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो तो अभी भी उतना ही होगा जितना वैक्यूम में है, बट अब बदल क्या जा रहा है कि वहां पे इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी उन पे फोर्स लग रहा होगा। एंड इंड्यूस चार्जेस, क्योंकि याद करो जब इंडक्शन होता है तो जो चार्ज वाली बॉडी आप न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आते हो, तो वो न्यूट्रल बॉडी में उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स मेरा F डैश के अमाउंट डिक्रीज कर जा रहा है, ठीक है, के अमाउंट डिक्रीज कर जा रहा है। क्लियर है इतनी बात, फिजिक्स समझ गए अंदर की, ठीक है। अब हम लोग
क्वेश्चंस पे आते हैं। आप लोगों ने वैसे तो काफी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये वाला करो। इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस कर रखे हैं ना आप लोगों ने? क्वेश्चन 1, ओके। दो चार्जेस हैं, दोनों का मास सेम है और ये एंगल अभी थीटा है। फिर मैंने क्या करा कि सिस्टम इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। Then keeping the okay, then find the dielectric constant of the medium so that theta remains same। करो इस क्वेश्चन को। इन द मीनवाइल किसी को कैसा भी सवाल पूछना है पूछ सकता है। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग वैसे डाउट्स आंसर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को ऐसा महसूस हो कि वो क्वेश्चन पहले आप लोग का हो चुका है, आप लोगों को जरूरत नहीं फील हो रही है कि अभी डिस्कशन होए, तो आप लोग कह सकते हो सर ये क्वेश्चन हो गया है। मान लो इसकी ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो। जिसका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन पे भी आ सकता है।
चलो पहला वाला डिस्कस करें। हो ना तुम लोग वहां पे? यस सर। हाँ, तो पहला वाला डिस्कस करते हैं। आ जाओ। देखो, जब पहला केस है जब इसे इमर्ज नहीं किया गया है इनिशियल में, तो इक्विलिब्रियम पे होगा, क्या क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट पे टेंशन लग रहा होगा और इसका वेट लग रहा होगा और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, जो कि के 1/4πε0 है जिसकी वैल्यू, और क्यू स्क्वायर बाई, मानो ये डिस्टेंस डी है मान लो, तो टी स्क्वायर। नाउ अगर ये एंगल थीटा है तो इसको रिजॉल्व करेंगे हम लोग, ये वैल्यू टी साइन थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू टी कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इक्वेशंस लिख सकते हो, which is t cos theta is equals to mg, और t sin theta is equals to k q square by d square। ना अब फाइनल केस में जब चीजें बदल गई हैं, तब इसे when immersed, तो इमर्शन में होगा क्या, इमर्शन में होगा क्या बच्चों? फिजिक्स क्या हो रहा है इमर्शन में? इमर्शन में एक ऐसी वेरी लगेगा। गुड, एक बाइंड फोर्स लग जाएगा, ठीक है। तब अब केस में आपको बस पॉइंट ये है कि कंस्ट्रेंट ये है कि ये थीटा बराबर रखना है। तो अब इसमें टेंशन टी लग रहा है, वेट लगेगा, वैलिड है, यहाँ पे एफ ई तो लगेगा, वो भी वैलिड है, बट अब यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा, वो जो कि एफ बी होगा, ठीक है। तो अब अगर आप बैलेंस करवाओगे फोर्सेस को, तो स्टिल आपका ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन पे हाँ ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा। ना आप इसको अगर, क्योंकि इसका वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा वॉल्यूम वी ले लो जी, ये क्या हो जाएगा, मीडियम का डेंसिटी ये दिया हुआ है जी। तो आप ये लिख सकते हो टी कॉस थीटा विल बी बैलेंस्ड बाई सिग्मा माइनस रो वी जी, एंड टी साइन थीटा विल बी बैलेंस्ड बाई एफ ई विच इज के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये डी अभी भी सेम रहेगा क्योंकि आपका एंगल सेम है, ठीक है, तो डी अभी भी सेम रहेगा। तो अब क्या करना है, आपको थीटा निकालना है, सिंपल, थीटा आ जाएगा इससे, क्या करना है, tan थीटा ही तो लेना है, ठीक है, tan थीटा ले लो, tan थीटा विल गिव यू व्हाट, k q स्क्वायर बाय d स्क्वायर सिग्मा माइनस रो v g। नाउ यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या है आपको, d वेरिएबल, d वैल्यू अननोन है, v वैल्यू अननोन है, तो आपको इसको एलिमिनेट करना होगा। तो आप 4πε0 सिग्मा माइनस रो जी क्यू स्क्वायर, और बेसिकली आपको डी स्क्वायर बाई वी आप यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, कहाँ से, यहाँ से एलिमिनेट कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा विल बी इक्वल टू रो और सिग्मा जी सिग्मा जी के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप v बाई डी, वी डी स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो, वी डी स्क्वायर इज व्हाट,
tan थीटा k q स्क्वायर बाई सिग्मा g। ठीक है, उस चीज को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ से? ऑलराइट, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि ये आपका रफ सरफेस है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और दो बॉल्स हैं यहाँ पे, ईच मास m हैज अ चार्ज q। आपको सिचुएशन इज these balls are just about to move, so you have to find out mu। करो जल्दी से, 1 मिनट में करना होगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। Yes. हो गया पहला वाला? ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है यार? Yes. इसमें सिंपल, आप म्यू एम जी को इक्वेट करोगे के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर से और आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई एम जी। सिंपल, और कुछ नहीं, ये था। डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, पहले तो ये बताओ, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पता है सबको? इक्विलिब्रियम कब होता है?
Net force 0. Very good. So for equilibrium नेट फोर्स आपको 0 करना होता है. कितने तरीके के इक्विलिब्रियम आपने देखा हुआ नेचर में? 3. और एक, ठीक है. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अगर एक चट्टान मानो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आपने पार्टिकल रखा हुआ है और इस पार्टिकल को आपने थोड़ा सा साइड पे ढकेला तो ये तो नीचे गिर जाएगा, वापस ऊपर थोड़ी ना आएगा ये. बट अगर चट्टान ऐसा है मानो, अगर बोल है, तो बोल के अगर आप नीचे पार्टिकल रखते हो तो अगर अब आपने इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करा तो ये वापस घूमकर जहां पे था वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा. बट इस केस में अगर आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस ये घूमकर नहीं आएगा. तो ये कैसा हो जाता है? ये अनस्टेबल हो जाता है. ठीक है. और ये कैसा हो जाता है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है. ठीक है. एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी रेस्ट पे होती है. और डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे एफ नेट तो 0 ही है बट बॉडी रेस्ट पे होती है. डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे एफ नेट 0 प्लस बॉडी रेस्ट पे नहीं होती है, सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जारी होती है. ठीक है. डायनामिक इक्विलिब्रियम पे. और एक कैटेगराइजेशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का भी मतलब समझा दिया. मुझे ये चीज बता दो, मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, एक एक्स एक्सिस में रखा हुआ है. मैंने अब इसके मिड पॉइंट पे, दोनों डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है, मैंने इसके मिड पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज और एक लाके रखा हुआ है. ठीक है. तो अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा राइटवर्ड डिस्प्लेस कर रहा हूं. ठीक है. मैंने कहां पे डिस्प्लेस करा? इसको थोड़ा सा राइटवर्ड डिस्प्लेस करा, बीच वाले चार्ज को. और ये चार्जेस फिक्स्ड है, ये ए और बी फिक्स्ड है. नाउ मैंने ये बीच वाले चार्ज को जो लाके रखा था ये फिक्स्ड नहीं था. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो वो कैसा मोशन एग्जीक्यूट करेगा? कि सीधा सीधा ये एसएचएम, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे. जब ये यहाँ पे है, मिड पॉइंट पे है, तब ए वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा और बी वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा. एंड बिकॉज दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, सारे चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है और ये मिड पॉइंट पे है, तो मतलब डिस्टेंस भी सेम है. तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एफ है तो ये भी एफ है. तो ये मिड पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे एफ नेट 0 है. नाउ अब एफ नेट तो 0 है, दैट मीन्स दिस पोजीशन इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. नाउ अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, इस पोजीशन से एक्स अमाउंट डिस्प्लेस करूं, तब जाके या इस पोजीशन पे, अब नए पोजीशन पे पार्टिकल को ए वाले चार्ज से रिपेल वाला फोर्स लगेगा और बी वाले चार्ज से भी रिपेल वाला फोर्स लगेगा. बट अगर मैं बी वाले चार्ज से जो फोर्स लग रहा है उसको अगर F1 बोलूं और ए वाले चार्ज से जो फोर्स लग रहा है उसको अगर F2 बोलूं, तो बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन, अगर ये C वाला चार्ज है तो डिस्टेंस बिटवीन AC is greater than distance between BC, so F between AC would be less than, greater than, AC के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो ये ऑफ कोर्स लेस होगा. हाँ, लेस देन F between BC. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स वुड बी FBC minus FAC. तो नेट फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन. सॉरी, रिपेल कर रहा है ना,
नेट फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो इसको ये क्या हो रहा है, अगर नेट फोर्स BC का ज्यादा है, क्योंकि BC इस डायरेक्शन पे है और AC इस डायरेक्शन पे है, तो ये नेट फोर्स का ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो नेट फोर्स इसको क्या कर रहा है, वापस से नेट फोर्स विल ट्राई टू रिस्टोर द पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड बीच में भी पॉजिटिव A B और C, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जा रहा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है ना, क्योंकि ये वापस से इसको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोर होने की टेंडेंसी दिखा रहा है। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो है, बट अब मैं इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दूंगा। अब मान लो ये नया पोजीशन D पे आ गया, तो दिस डिस्टेंस AD इज इक्वल्स टू BD बोल सकता हूं मैं, ठीक है। एंड बिकॉज द फोर्सेस आर डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन, सो ये AD के वजह से लगेगा, एंड सिमिलरली ये डायरेक्शन पे F BD के वजह से लगेगा। तो इन दोनों का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट ले लूं तो ये दोनों तो एड अप कर जाएंगे, और इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इक्वली होगा। तो ये बिकॉज द चार्जेस मैग्नीट्यूड आर सेम,